हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, चैप्टर 8 में हम लोग पहुंच चुके हैं और चैप्टर 8 को अभी तक हमने दो पार्ट में कवर किया है इससे पहले, जिसमें हमने रोडवेज को पढ़ा, हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा और रेलवेज को हमने डिटेल में अभी तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो पार्ट थर्ड रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट दी वाटरवेज। तो अगर जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत उनका शुक्रिया करना चाहता हूं मैं। ठीक है, कि वो लोग हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस कंटेंट को, इस चैनल के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। ठीक है, थोड़ा सा आप इसका प्रमोशन कीजिए, वीडियोस वगैरह लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं इस चैनल पर, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट है और वो आप लोगों को अब काफ़ी रेगुलरली ड्यूरेशन पे भी मिलने लगा है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इन सब चीज़ों को प्लीज़, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं, एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू प्रोवाइड द एजुकेशन एंड वी वॉन्ट टू मेक द एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल। ठीक है, हम इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं, तो इस मिशन में आप लोग जो है वो हमारा साथ दे सकते हैं। किस तरीके से आप साथ दे सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसके तहत आप लोग थोड़ा सा ही सही, जो भी आपकी इच्छा अनुसार, आपकी श्रद्धा अनुसार, या जो भी आपकी अकॉर्डिंग टू योर ओन विश या ओन कैपेसिटी बनता है, थोड़ा सा अगर आप कंट्रीब्यूट उस पर करेंगे तो वो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और काफ़ी सारे और लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो बहुत ज़्यादा महंगी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी, मैं कहूँगा कि आप लोगों का अधिकार है जिसके व्यापार करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए और भी ढेर सारे कोर्सेज और भी बहुत जल्दी जल्दी इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर लाते रहेंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट करना का अगर आप लोगों की इच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, देखते हैं वाटरवेज। देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट की आज हमें बात करनी है। इसका मेन फायदा क्या है? देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। आपको रास्ता नहीं बनाना पड़ता, आपको समुद्र में जाना है, आपको कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओशियंस आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड आर नेगोशिएबल विद शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक है, वेरियस साइज के जो शिप्स है उनके थ्रू उससे पास किया जा सकता है। ऑल दैट इज नीडेड इज टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज एट द टू एंड्स। तो दोनों के जो एंड है, यानी कि जो दो सिरे हैं जहां से आप जा रहे हैं, जो आपका बेसिकली सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है, उनके बीच में सिर्फ पोर्ट्स होने चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, बाकी उसके बाद आप बीच में जो भी है आप ओशियंस के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। इट इज मच चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज फार लेस देन दैट ऑफ लैंड। ये आपको पता है चीपर है क्योंकि आपको पता है कि वाटर में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, या फिर आप कहेंगे कि अगर इन कंपैरिजन टू लैंड की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन बहुत ही कम है या फिर नेग्लिजिबल है। ठीक, द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज लोअर। जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, सी रूट्स बेसिकली क्या है कि जैसे आप मान लीजिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको जाना है तो आपको सीज के थ्रू पास होकर जाना पड़ेगा। इनलैंड वाटरवेज जनरली ये होता है जो आप कह सकते हैं कि विद इन अ कंट्री या फिर विद इन एक दो कंट्री और भी हो सकता है, लेकिन वो बीच में किसी रिवर बॉडी वगैरह के थ्रू होगा। ठीक है, रिवर बॉडी है या कोई उस तरीके की स्ट्रीम है उसके थ्रू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें सी रूट्स के बारे में। द ओशियन ऑफर अ स्मूथ हाईवे ट्रेवर्सेबल इन ऑल डायरेक्शंस विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसका फायदे आप देखते जाइएगा कि ओशन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके फायदे क्या क्या है। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रूटवे बाय सी गोइंग वेसल्स इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन एडेप्टेशन टू द फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, और लैंड और एयर से अगर हम कंपेयर करें तो ओशियन ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपर मींस है ऑफ हॉलेज, कैरिंग ऑफ लोड के लिए। ठीक है, और वो भी कैसा लोड जो काफी ज्यादा बल्की है, क्योंकि बल्की लोड को अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट से आप नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा बल्की मटेरियल जो है वो एयर के थ्रू जाता भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस में अगर आपको ट्रेवल कराना है, किसी भी सामान को मूव कराना है, तो उसके लिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट है दैट इज द चीप एंड बेस्ट। ठीक है, मॉडर्न पैसेंजर लाइनर जो शिप्स हैं एंड कार्गो शिप्स आर इक्विप्ड विद रडार, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन एड्स। ठीक है, रडार वगैरह से क्या है कि उनको डायरेक्शन वगैरह, नेविगेशन एड से डायरेक्शन वगैरह का पता लगता रहता है और रडार से ये पता लगता है कि वो कहां पर है, किस उनके आसपास की विसिनिटी में क्या सब कुछ चल रहा है, वो रडार से पता लगा सकते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ
रेफ्रिजरेटेड चेंबर्स फॉर पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जो खराब होने वाला सामान है उसके लिए रेफ्रिजरेशन की उन्होंने सुविधा बना दी है। टैंकर्स एंड स्पेशलाइज्ड शिप्स हैज आल्सो इंप्रूव्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो शिप्स वगैरह हैं उनमें भी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि नई नई चीजें वो लोग मतलब यूज कर रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटेड चेंबर का यूज कर रहे हैं ताकि पेरिशेबल गुड्स को ले जाया जा सके, ठीक है, और भी कुछ जो है टेक्निक्स में वो इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे जो कार्गो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। द यूज ऑफ कंटेनर्स हैज मेड कार्गो हैंडलिंग एट द वर्ल्ड्स मेजर पोर्ट इजियर, ठीक है, जो कंटेनर का यूज किया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर आपने देखे होंगे, उससे क्या है कि जो कार्गो हैंडलिंग है वो वर्ल्ड्स के जो मेजर पोर्ट्स है वहां पर आसान हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट सी रूट्स के बारे में इसमें बताया गया है कि द मेजर सी रूट्स आर शोन इन फिगर 8.9। इसको हम थोड़ा सा पहले यहां पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर वैसे आपको देख के समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर भी आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। मेजर सी रूट्स और यहां पर उनके सी पोर्ट्स जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर इंडिया है, इंडिया में आपको इतने सारे यहां पर पोर्ट्स दिख रहे हैं। देखिए कोलकाता, मुंबई, कोलंबो, ठीक है, इधर एक पाकिस्तान में कराची पोर्ट है, फिर इधर एक एडन है। दिस इज योर अफ्रीका के पोर्ट्स हैं ये सारे, डरबन, केप टाउन, यहां पर सुएज कैनाल है, ठीक है, यहां पर आपका लंदन है, दिस इज नॉर्थ केप, दिस इज बेटल हार्बर, न्यूयॉर्क, वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है ये शिप्स के पोर्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करें एशिया में ही तो इस तरफ से आप आ जाएंगे तो शंघाई, हांगकांग, योकोहामा, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, और न्यूजीलैंड में यहाँ पर ऑकलैंड है, यहाँ पर एशिया में सिंगापुर है। तो ये सारे के सारे मेजर पोर्ट्स हैं और इनको जो ये लाइंस कनेक्ट कर रही हैं, दीज आर योर मेजर सी रूट्स, ठीक है। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर देखिए द नॉर्दर्न एटलांटिक सी रूट, अब मैं आपको मैप में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आप उसको देखते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी मैप में आगे जाके, वो जब हम पनामा कैनाल और सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा चीजें जो है वो मैप में देखते चलिएगा। चलिए दिस लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को ये जोड़ता है, द टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड, यानी कि पूरे के पूरे दुनिया में जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है, उसके कंपैरिजन में इस रूट से जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव ऑन दिस रूट, ठीक है। कौन सा रूट है आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। आप ये थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा, यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न यूएस आप देख सकते हैं यहां पर कहीं पर है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, और यहां से वेस्टर्न यूरोप की आप बात करें तो ये वाला जो रीजन है यहां पर, ठीक है, इनके बीच का जो ये रूट है यहां वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी है, ओके। चलिए आगे देखेंगे। इट इज देयरफोर द बिजिएस्ट रूट ऑफ द वर्ल्ड एंड अदरवाइज कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट, इसको बिग ट्रंक रूट भी बोला जाता है, ठीक है। बोथ द कोस्ट्स हैव हाईली एडवांस पोर्ट्स एंड हार्बर फैसिलिटीज। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका इतना ज्यादा अगर कार्गो वगैरह ट्रेवल करेगा, इतने ज्यादा शिप्स वगैरह अगर मूव करेंगे तो वहां पर पोर्ट्स की फैसिलिटी तो अच्छी होनी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देख लेंगे द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन सी रूट। दिस सी रूट passes through the heart of the old world and serves more countries and people than any other route। यहां पर क्या है, पोर्ट सेड, एडन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन दिस रूट। यहां पर एक सुएज कैनाल भी है, ठीक है, सुएज कैनाल भी इंपॉर्टेंट है। हैज ग्रेटली रिड्यूस्ड द डिस्टेंस एंड टाइम एज कंपेयर टू द अर्लियर रूट थ्रू द केप ऑफ गुड होप, ठीक है, विच वॉज लॉन्गर देन द रूट थ्रू सुएज कैनाल, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मैप में अगर दिखाता हूं, ठीक है, अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं, पहले आपको समझ में आएगा मैं कहां पर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए आप यहां पर मैप में देख सकते हैं, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, दिस इज योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये आपका इंडिया है। अब यहां से अगर आपको मेडिटेरेनियन सी आपका ये है, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अगर आपको यहां से मान लीजिए इंडियन ओशियन से अगर आपको इधर जाना है कहीं नॉर्थ अटलांटिक तरफ, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको न्यूयॉर्क जाना है, यहां पर न्यूयॉर्क है, ठीक है। अगर आपको यहां जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप पूरा का पूरा यहां से ऐसे करके ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से पार होते हुए ऐसे जाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहां से आप ऐसे आएंगे, ठीक है, यहां पर आपका रेड सी पड़ता है, रेड सी के पास यहां पर आपकी जो है दिस इज योर सुएज कैनाल, ठीक है, सुएज कैनाल यहां पर बनी है, तो यहां से आप सुएज कैनाल आए, यहां से आप मेडिटेरेनियन सी आए और यहां से आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पार होते हुए ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला रूट है ये थोड़ा सा क्या है, छोटा है, यही चीज वहां पर लिखी गई है। मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन का जो रूट है वो यही वाला है, ठीक है, मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन रूट जो है वो ये है,
ठीक है, ये आपको मैं दिखा दिया, मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन से पार होते हुए रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू, सुएज कैनाल के थ्रू आपने जाना है यहां से। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं बुक पे। देखिए अगला जो इसमें दिया गया है दैट इज द केप ऑफ गुड होप सी रूट। दिस ट्रेड रूट कनेक्ट्स द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप रीजन विद वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड द कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक इकोनॉमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। The volume of trade and traffic between both East and West Africa is on the increase due to the development of rich natural resources such as gold, diamond, copper, tin, groundnut, oil, palm, coffee and fruits. हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका के बारे में, जब हम रेलवेज पढ़ रहे थे हमने देखा था कि जो अफ्रीका का जो ओवरऑल जो रेलवे का नेटवर्क है उसका मेजर जो पोर्शन है वो साउथ अफ्रीका में ही है। और वो क्यों है वो हमने देखा था कि वहां पर इस तरीके के गोल्ड माइंस वगैरह ज्यादा है, रिसोर्सेज साउथ अफ्रीका में ज्यादा है, इसलिए वहां पर ये चीजें जो है वो ज्यादा है। यहां पर जो ये रूट की बात कर रहा है ये आपका ये वाले रीजन की बात कर रहा है, केप ऑफ गुड होप का जो रूट है दिस वन, यहां पर जो आपको केप टाउन दिख रहा है ये इस वाले रूट की बात कर रहा है। ठीक है, यहां से जो ये रूट सारा का सारा जा रहा है ये वाले रूट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे द सदर्न अटलांटिक सी रूट। ठीक है, देखिए सदर्न अटलांटिक सी रूट में आपको पहले यहां पर दिखा देता हूं, जो आपका ये वाला ओशन है ये वाला, ठीक है, ये आपका है सदर्न अटलांटिक ओशन। ओके, ये आपका पैसिफिक ओशन है और ये सदर्न अटलांटिक ओशन है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं। दिस सी रूट इज अनदर इंपॉर्टेंट वन अक्रॉस द अटलांटिक ओशन विच कनेक्ट्स वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विद ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे इन साउथ अमेरिका। ठीक है, देख सकते हैं आप वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, जो भी आपकी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, यानी कि ये वाला जो यहाँ की कंट्रीज होंगी वेस्ट अफ्रीका की, और वो यहाँ की जो आपकी साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है, दिस इज योर साउथ अमेरिका, है ना, ये साउथ अमेरिका है। तो इसकी जो भी कंट्रीज को आप जोड़ेंगे या इस कंट्रीज को जो भी रूट जोड़ेगा वो यही वाले रूट के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा आपको, साउथ अमेरिका, ये सॉरी साउथ अटलांटिक ओशन से होते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ट्रैफिक इज फार लेस ऑन दिस रूट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इस रूट है ये रूट बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ओनली साउथ ईस्टर्न ब्राजील एंड प्लाटा एश्यूरी एंड पार्ट्स ऑफ द साउथ अफ्रीका हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। There is also little traffic on the route between Rio de Janeiro and Cape Town because both South America and Africa have similar products and resources. क्योंकि यहाँ पर क्या है कि साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है इन दोनों के लगभग क्या है कि जो रिसोर्सेज है अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो रिसोर्सेज हैं वो एक जैसे हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर क्या है कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, जिसको जिस भी चीज की आवश्यकता होती है वो उसके वहीं अपने देश में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे द नॉर्थ पैसिफिक। द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट जो है, trade across the vast North Pacific Ocean moves by several routes which converge at Honolulu. ठीक है, the direct route on the Great Circle links Vancouver and Yokohama and reduces the traveling distance by half. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल बेसिकली एक ऐसा सर्किल होता है जिसके थ्रू अगर आप डिस्टेंस नापें, आप सबसे पहली चीज तो एक ग्रेट सर्किल को यह समझिए कि अगर आपको पूरे के पूरे ग्लोब में, ठीक है, पूरा का पूरा ग्लोब आप समझते हैं, इसमें अगर आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर नापना है तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी अलोंग योर जीसी, दैट इज ग्रेट सर्किल। ठीक है, ग्रेट सर्किल क्या होता है, किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन है, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल होता है। इसमें कैलकुलेशन मतलब डिस्टेंस वगैरह आप किसी भी पॉइंट के बीच में निकाल सकते हैं। दी ओनली थिंग इज कि आपको उस पॉइंट के जो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन है उन पॉइंट्स के लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड, यानी कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं बस। ठीक है, बाकी उसका पूरा फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन से पूरे डिस्टेंस निकल जाता है। हम इतना पे नहीं जाएंगे, हम मैथ्स यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमसे ये चीजें कभी पूछी भी नहीं जाएंगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेट सर्किल होता क्या है। आप ये समझ के चलिए, आपको अगर हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स आर योर वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वर्टिकल, दे आर योर लॉन्जिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स आर योर हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल वाले जो होते हैं दे आर योर लैटिट्यूड्स। अब लॉन्जिट्यूड्स के बारे में हमें पता है कि लॉन्जिट्यूड जो है वो इस तरीके से होते हैं कि यहां जो पोल है और यहां पर जो पोल है, सारे के सारे लॉन्जिट्यूड जो है वो एक ही जगह से निकलते हैं और ऐसे करके पूरे के पूरे अर्थ को एनसर्कल करते हैं, पूरे के पूरे अर्थ को जो है वो एनसर्कल करते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो हैं दे आर नोन एज योर ग्रेट सर्किल्स, वो सारे के सारे ग्रेट सर्किल्स हैं। ठीक, और दूसरी चीज अगर हम हॉरिजॉन्टल में बात करें यानी कि लैटिट्यूड्स में हम बात करें तो यहां पर सिर्फ एक ही लैटिट्यूड ऐसा है जो ग्रेट सर्किल है। ठीक है, अगर अब आप जो मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट समझाया कि लॉन्जिट्यूड्स जो है वो सारे के सारे ग्रेट सर्किल हैं और वो क्या होते हैं कि वो अर्थ के सेंटर से पास होते हैं और पूरे के पूरे अर्थ को एनसर्कल करते हैं।
ठीक, कंडीशन ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि वो अर्थ के सेंटर से पास होते हैं, और दूसरा यह है कि वो अर्थ को पूरी तरीके से एनसर्कल करते हैं। ठीक, तो इसी के आधार पर आप मुझे बताइएगा कि कौन सा लैटिट्यूड ऐसा है, कौन सा डिग्री या लैटिट्यूड ऐसा है, या कौन सा लैटिट्यूड ऐसा है जो कि ग्रेट सर्किल है। ठीक है, सिर्फ एक ही लैटिट्यूड ऐसा है जो ग्रेट सर्किल है, जबकि लॉन्जिट्यूड जो है सारे के सारे ग्रेट सर्किल्स हैं। ठीक, और ग्रेट सर्किल का यूज क्या है ये भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिस्टेंस नापना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में ऑन द ग्लोब, अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस नापना है तो दैट विल ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन मेजर्ड अलोंग द ग्रेट सर्किल। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। दिस सी रूट्स लिंक द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दोज ऑफ एशिया। और ये कौन कौन से हैं? वैनकूवर, सियाटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस ऑन द अमेरिकन साइड, एंड योकोहामा, कोबे, शांघाई, हांगकांग, मानिला एंड सिंगापुर ऑन द एशियन साइड। ये ऊपर आप मैप में देख सकते हैं, सारे के सारे वहां पर ये जगहों के नाम जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। द साउथ पैसिफिक सी रूट, दिस सी रूट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स वाया द पनामा कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है पनामा कैनाल। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो यहां पर यूज की गई है वो तो और भी ज्यादा बढ़िया है, अभी बताता हूं मैं आपको उसके बारे में भी। दिस रूट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन पनामा एंड सिडनी इज 12,000 किलोमीटर। होनोलुलु इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये अभी बताता हूं। चलिए मैं आगे आपको पनामा कैनाल जब बताऊंगा तभी सारी चीजें इसके डिटेल में बताता हूं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले कोस्टल शिपिंग क्या है। इट इज ऑब्वियस दैट वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ चीपर मोड। ये हम जान चुके हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपर है, क्योंकि आपको रूट्स वगैरह नहीं बनाना पड़ता। दूसरा यह है कि फ्रिक्शन वगैरह की कमी है। ठीक है, तो जो एनर्जी वगैरह लगेगी वो भी कम है। ओके, आगे लिखा गया है कि वाइल ओशियनिक रूट्स कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज, कोस्टल शिपिंग इज एन कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद लॉन्ग कोस्ट लाइन्स। जैसे कि यूएस में, ठीक है, यूएस में, चाइना में, इंडिया में आपको पता है कि बहुत लंबी लंबी कोस्ट लाइंस हैं। तो यहां पर आप कोस्ट लाइंस के थ्रू ही क्या कर सकते हैं कि सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा गया है शेंजन स्टेट्स इन यूरोप आर मोस्ट सुटेबली प्लेस्ड फॉर कोस्टल शिपिंग, कनेक्टिंग वन मेंबर्स कोस्ट विद द अदर। इफ प्रॉपर्ली डेवलप्ड, कोस्टल शिपिंग कैन रिड्यूस द कंजेशन ऑन द लैंड रूट्स। क्योंकि आप एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह, जो दो जगह है, मान लीजिए कोई दो जगह ऐसी हैं जो, सपोज कर लीजिए मैं इंडिया की बात कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आपका यहां पर मान लीजिए मुंबई है। ठीक है, दिस इज योर मुंबई ऑलमोस्ट, और यहां पर आप मान लीजिए केरला में कोई जगह है। ठीक है, मान लीजिए कोचिन है। अब आपको अगर यहां से सामान यहां पहुंचाना है, अगर आपको कोचिन टू मुंबई जाना है, ठीक है, कोई सामान आपको पहुंचाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पूरा का पूरा यहां से लैंड रूट होते हुए जाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस कोस्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो अगर आप कोस्ट के थ्रू जाएंगे तो आपको फायदा यह है कि जो लैंड रूट है उस पर कंजेशन कम होगा, यानी कि वहां की जबरदस्ती की आप भीड़ भाड़ बनाएं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो कि दो जगह जो कोस्ट पर है, अलोंग दी कोस्ट है, तो वहां पर आप जाके चीजों को कोस्ट के थ्रू भी शिपिंग कर सकते हैं। दैट इज ओनली नोन एज योर कोस्टल शिपिंग। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आया है, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज योर शेंजन स्टेट्स। कि क्या होते हैं शेंजन स्टेट्स? ठीक है, शेंजन स्टेट्स में आपको बता दूं, शेंजन जो है एक ऐसा एरिया है यूरोप का। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में कहीं पर लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा, हाँ मैं यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, शेंजन जो है एक ऐसा एरिया है इन द यूरोप। ठीक है, यूरोप का एक ऐसा एरिया है जो जिन्होंने, मतलब ऐसे देश हैं जिन्होंने एक दूसरे के बीच में जो बॉर्डर्स हैं उसको ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्शन फ्री बना रखा है। ठीक है, यानी कि वहां से एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा वगैरह की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। ठीक है, शेंजन में टोटल 26 कंट्रीज हैं। ठीक है, 26 कंट्रीज हैं, या आप कह सकते हैं कि 26 मेंबर्स हैं यूरोप के। ठीक है, इसमें से एक यूनियन और है यूरोप में, दैट इज योर यूरोपियन यूनियन। इसमें 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके जो 27 मेंबर्स हैं उसमें से 22 मेंबर्स जो है, 22 ये शेंजन का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये शेंजन का पार्ट है। अब बाकी जो बचे 5, जो बाकी यहां से बचे 5, क्योंकि 27 में से 22 यहां गए, तो बाकी जो 5 बचे हैं, उन 5 में से जो 4 कंट्रीज हैं, यानी कि इनके नाम मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा अलग है इसलिए बता रहा हूं। 22 के नाम आप चाहें तो नेट पे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सारे के सारे मैं यहां पे नोट डाउन नहीं करवा रहा हूं आपको। ये जो 5 हैं उनमें से जो 4 हैं, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, ठीक है, साइप्रस, रोमेनिया, और जो 5वां है दैट इज योर आयरलैंड।
ठीक है, ये 5 हैं। इन 5 में से इन चारों ने, ये जो 4 हैं आपके ये वाले, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस और रोमानिया, इन्होंने फ्यूचर में प्रॉमिस किया है कि ये फ्यूचर में शेंजन मेंबर जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आयरलैंड ने ऐसा कोई भी फैसला जो है अभी तक नहीं किया है और आयरलैंड अभी तक जो है वो शेंजन का पार्ट है भी नहीं और आगे बनेगा या ये भी पक्का पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो 26 कंट्रीज है, 26 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 22 तो शेंजन है और प्लस 4 जो है वो यूरोपियन यूनियन के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, जो उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके जो पार्टनर्स हैं वो हैं। और ये कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं नॉलेज के लिए। दैट इज योर आइसलैंड, आइसलैंड है एक कंट्री है योर लिechtenstein, ठीक है, एक कंट्री है आपकी यहां पर नॉर्वे और एक कंट्री है आपकी यहां पर स्विट्जरलैंड। तो ये 26 कंट्रीज जो हैं ये सारे के सारे आपके शेंजन मेंबर हैं। इनमें से 22 जो है वो यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं और 4 ये है दैट इज योर यूरोपियन यूनियन के जो फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, आप कह सकते हैं कि जो जिनके साथ यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, और वो 4 कौन कौन से हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपके शेंजन की नॉलेज। थोड़ा सा ये चीजें भी आप इस तरीके से भी थोड़ा चीजें ना आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से भी चीजों को पढ़ा कीजिए। ठीक है, कि सिर्फ यहां पर वर्ड आया शेंजन और आपने देखा कि हम तो भैया हम तो ट्रांसपोर्ट वाटरवेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इस चीज की जानकारी नहीं होनी चाहिए। नहीं, जानकारी आपको सब चीजों की होनी चाहिए और आपकी बुक में अगर कोई भी वर्ड दिया गया है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शिपिंग कैनाल्स में आ जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कैनाल्स की हम यहां पर बात करेंगे। पहला है द सुएज कैनाल और दूसरा है पनामा कैनाल। ठीक है, देखिए पहली बात तो है दोनों के दोनों जो है मैन मेड नेविगेशन कैनाल्स और वाटरवेज which serves as gateways of commerce for both eastern and the western worlds। ठीक, सुएज कैनाल मैंने अभी आपको पीछे मैप में दिखाई थी कि कहां पर है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के पास जहां पर ज्वाइन होता है वहां पर। बाकी इसके बारे में लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं। दिस कैनाल हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सैड इन द नॉर्थ एंड पोर्ट सुएज इन द साउथ, लिंकिंग ऑफ द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है, मैंने भी आपको दिखाया है मैप में। It gives Europe a new gateway to the Indian Ocean and reduces direct sea route between Liverpool and Colombo compared to the Cape of Good Hope route। मैंने आपको बताया कि वहां पर किस तरीके से अगर आपको जाना है, अगर आपको अटलांटिक ओशियन में और इंडियन ओशियन में अगर पार करना है तो आपको किस तरीके से ये जो रूट है फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए, इट इज अ सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है भी आप समझेंगे जब आपको पनामा कैनाल समझाऊंगा तब। फिलहाल आप इस लाइन को नोट कीजिए। इट इज अ सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स। ठीक है, और इसके बारे में लिखा गया है कि विच इज अबाउट 160 किलोमीटर एंड 11 to 15 मीटर डीप और 100 शिप्स जो है वो यहां से डेली ट्रेवल करते हैं एंड ईच शिप टेक्स 10 to 12 आवर्स टू क्रॉस दिस कैनाल। ठीक है, द टोल्स आर सो हैवी दैट सम फाइंड इट चीपर टू गो बाय द लॉन्गर केप रूट व्हेनेवर द कॉन्सिक्वेंट डिले इज नॉट एन इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली पनामा कैनाल में भी यही इशू है और सुएज कैनाल में भी यही इशू है कि इन्होंने क्या है कि जहां से ये पास होती है तो उसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा इस पर टैक्स वगैरह लगा रखा है। जो टोल्स वगैरह है वो बहुत हैवी है। तो अगर कोई ऐसा सामान कोई शिप लेके नहीं जा रहा है जिसके लिए टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कोई चीज ऐसी है कि जो आपको बहुत जल्दी पहुंचानी है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है कि जनरली लोग इतना ज्यादा टॉल देने या इतना ज्यादा पैसा देने की बजाय ये केप ऑफ गुड होप वाला जो रास्ता है वहां से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, A railway follows the canal to Suez and from Ismailia there is a branch line to Cairo। ठीक है, यहां पर देखिए नीचे मैप में दिखा रखी है सारी जगह। ठीक है, ये सुएज यहां से स्टार्ट होती है ऐसे करके। ठीक है, यहां पर इस्माइलिया दिखाया गया है। ठीक, A navigable fresh water canal from the Nile also joins the Suez Canal in Ismailia to supply fresh water to Port Said and Port Suez। ठीक है, यहां पर ये पोर्ट सेड है। ठीक है, और ये पोर्ट ये सुएज है। यहां से इस तरीके से ये जो कैनाल है ये इस तरीके से जाती है, यहां पर दिखाया गया रास्ता इसका। ठीक है, बाकी कहां से पानी आता है क्योंकि पानी आना भी जरूरी है, अदरवाइज नहर में पानी नहीं होगा तो फिर शिप जाएगा कैसे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंसेप्ट वाइज मैं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पनामा कैनाल। ठीक है, क्यों है अभी आप समझ जाएंगे खुद। देखिए, दिस कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। पहले ध्यान रखिए, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा isthmus between Panama City and Colon by the US government, which purchased 8 kilometers of area on either side and named it as the Canal Zone. The canal is about 72 kilometers long and involves a very
डीप कटिंग फॉर अ लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर, ठीक है। इट हैज 6 लॉक सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें 6 लॉक सिस्टम है, एंड शिप्स अक्रॉस द डिफरेंट लेवल्स 26 मीटर अप एंड डाउन थ्रू दीज लॉक्स बिफोर एंटरिंग इनटू द गल्फ ऑफ पनामा। थोड़ा सा इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं ये चीज क्या है। इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर बाय सी। Likewise, the distance between Western Europe and the west coast of USA, the northeastern and central USA, and east and southeast Asia is shortened. The economic significance of this canal is relatively less than that of the Suez. However, it is vital for the economies of the Latin America. ठीक है, लैटिन अमेरिका। अच्छा चलिए, एक सवाल यहां पर आप लोगों से और बनता है कि लैटिन अमेरिका कौन सा रीजन है, ये आप थोड़ा सा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, लैटिन अमेरिका कौन सा रीजन है ये आप बताइएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाता हूं अबाउट दिस पनामा कैनाल और जो लॉक का सिस्टम है वो। ठीक है, चलिए आइए पहले हम ये देखते हैं कि ये पनामा कैनाल कहां पर है। ये है, देखिए पनामा कैनाल, यहां पर एक कंट्री है, दैट इज योर पनामा। ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा या फिर पनामा यहां पर एक कंट्री है जो आपकी बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका जो यहां पर है, और यहां पर आपका जो साउथ अमेरिका है इसके बीच में है। ठीक, और ये आपका जो अटलांटिक ओशियन है और यहां पर आपका पैसिफिक ओशियन है, इसको ज्वाइन करती है। ठीक, पोजीशन आप समझ गए कि कहां पर है। अब देखिए ये, मतलब यहां पर से भी आप अगर देखना चाहें तो आप ये वाला कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर अब अगर मान लीजिए आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, या फिर आप मान लीजिए कि आपको कोरिया से या जापान से आपको न्यूयॉर्क जाना है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहां पर है, मैंने आपको दिखाया लगभग यहां पर है। अब आपको अगर यहां से ऐसे जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस रास्ते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके यहां पर एक रास्ता और भी है, वही आपका सुएज कैनाल होते हुए ऐसे, और या फिर आपके पास क्या रास्ता है कि आप यहां से सीधे आएंगे और ये पनामा कैनाल को पार करके ऐसे पहुंच जाएंगे। तो सबसे शॉर्ट जो रास्ता है वो यही वाला है। ठीक है, थ्रू दी पनामा कैनाल। ओके, तो इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है कि किस तरीके से ये रूट को शॉर्टन करता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका जो लॉक सिस्टम बताया गया था वो समझाता हूं क्या है। देखिए है क्या सिस्टम, क्या है कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ इसमें अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, एक तरफ इसमें अटलांटिक ओशियन है और एक तरफ इसमें क्या है, इधर है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसके बीच में ये कैनाल बनी हुई है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि अब इन दोनों जो सी है इनका लेवल तो सेम होगा ऐसे करके। ठीक है, अब इसके बीच में एक लेक बनाया गया है जो आपको बताया गया था कोलोन। हमने पीछे एक नाम पढ़ा था कि पनामा में कोलोन के पास ये कैनाल बनी है। ठीक है, कोलोन, COLON। तो कोलोन के साउथ में एक जगह है, वहां पर एक लेक बनाया गया है। ठीक है, इस हाइट पर, एंड दैट लेक इज योर गैटुन लेक। ठीक है, वो लेक जो है दैट इज योर गैटुन लेक। और ये ध्यान रखिएगा कि जो गैटुन लेक है इसकी जो यहां से हाइट है दैट इज 26 मीटर की। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है बिल्कुल, और इसको इन दोनों जो समुद्र हैं, जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन है, उनसे 26 मीटर की हाइट पे बनाया है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो आपको वहां पर लिखा गया था कि 6 लॉक सिस्टम है, वो 6 लॉक सिस्टम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए, कोई भी शिप जो है, ओके थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं और ताकि हमें थोड़ा सा यहां पर स्पेस मिलेगा। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई भी शिप जब यहां पर आता है, ठीक, तो इस लेवल से इसको यहां तक पहुंचाने के लिए पहले क्या करते हैं कि इस तरीके से यहां तक शिप आया, इसको यहां पर गेट लगा के रोका जाता है। ठीक, फिर इस वाले रीजन में जब शिप है तो इसको शिप को थोड़ा सा यहां पर नीचे से इसमें पानी की सप्लाई करके इस रीजन को उठाया जाता है, और ये शिप जो है यहां पर है तो ये शिप फिर यहां पर पहुंच जाता है ऐसे करके। ठीक है, फिर इस गेट को खोला जाता है, शिप थोड़ा सा आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर इस शिप को जब यहां पर पहुंचता है तो इसको फिर थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है ऐसे करके पानी की मदद से, नीचे से इसमें पानी डाला जाता है बार बार। ठीक है, और फिर जब ये यहां पर इस तरीके से आता है तो फिर ये शिप इस तरीके से ट्रेवल करके यहां पर पहुंचेगा गैटुन लेक के ऊपर, और उसके बाद फिर इसको यहां पर 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप करके यहां पर नीचे किया जाता है। ठीक है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप करके इसको ऊपर किया जाता है गैटुन लेक तक, और फिर उसके बाद 3 स्टेप में इसको गैटुन लेक से नीचे किया जाता है पैसिफिक ओशन तक। तो ये जो 6 लॉक सिस्टम है वो ये है। समझ गए कि 6 लेक सिस्टम क्या है, और इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन क्रोर्स ऑफ लीटर्स, एक बार शिप को उठाने के लिए और नीचे करने के लिए क्रोर्स ऑफ लीटर को पानी जो है वो इधर उधर करना पड़ता है, और उसके लिए जो पानी है जनरली वो गैटुन लेक से ही आता था पहले, और अब इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इस तरीके की बनाई जा रही है, जो इसका एक्सपेंशन हो रहा है पनामा कैनाल का, कि जो पानी के लिए कुछ कंटेनर्स वगैरह इनके आसपास बनाए जा रहे हैं।
ठीक है, ताकि इनमें से क्या होगा कि कुछ पानी जो है वो इन कंटेनर्स में इकट्ठा हो जाएगा, तो बार बार जो पानी है वो गैटून लेक से आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द 6 लॉक सिस्टम। आई डोंट नो कि किसी ने ये चीजें इस तरीके से समझाई है इस बुक के रिगार्डिंग एटलीस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। और ये गैटून सिस्टम, जो गैटून लेक है, इसके बारे में थोड़ा सा, और ये 6 लॉक सिस्टम क्या है ये आप थोड़ा सा यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलेंगे चैप्टर में अपने। आइए अब थोड़ा सा इनलैंड वाटरवे के बारे में देख लेते हैं। इनलैंड वाटर मैंने आपको बताया क्या है कि जैसे आपके देश के अंदर आपको विद इन द कंट्री या विद इन द लैंड एरिया अगर आपको ट्रेवल मतलब सामान की ट्रेवल करनी है या खुद अगर ट्रेवल करना है थ्रू योर रिवर्स, कैनाल्स एंड लेक्स, ठीक है, एंड कोस्टल एरियाज हैव बीन इंपॉर्टेंट वाटरवे सिंस टाइम इमेमोरियल। बोट्स एंड स्टीमर्स जो है दे आर यूज्ड एज द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एंड पैसेंजर्स। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे इज डिपेंडेंट ऑन द नेविगेबिलिटी, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई नदी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा विड्थ उसकी नहीं है, तो वहां से आप बहुत बड़े स्टीमर्स और बहुत बड़े बोट्स को क्या है कि पार नहीं करा सकते। ठीक है, और वहां पर वाटर फ्लो कितना कंटिन्यूअस है इस पर भी डिपेंड करेगा, और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। रिवर्स आर दी ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। हेवी, वेरी हेवी कार्गो लाइक कोल, सीमेंट, टिम्बर एंड मेटेलिक ओर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज। इसको इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। In ancient times, riverways were the main highways of transportation, as in the case of India, but they lost importance because of the competition from railways, और या फिर due to lack of water, due to diversion for irrigation and their poor maintenance। तो बेसिकली इन वजह से क्या हुआ कि जो इनलैंड वाटरवेज थी उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो गई, और आज की डेट में आप देखते हैं कि जो वेरी हैवी कार्गो जैसे कि कोल, सीमेंट, टिम्बर वगैरह है, ये सारा का सारा रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया जाने लगा है। ठीक है, तो यहीं पर इंडिया की बात की गई है। थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज यहां पर पूछ लेता हूं। चलिए मुझे आप दो बता दीजिएगा, दो इंडिया के जो इनलैंड वाटरवेज हैं। ठीक है, दो इनलैंड वाटरवेज के नाम मेरे को आप इंडिया के बता दीजिएगा कहां पर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? दो, बस ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड के नहीं बताने हैं, ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या लिखा गया है। The significance of rivers as inland waterways for domestic and international transport and trade has been recognized throughout the developed world. Despite inherent limitations, many rivers have been modified to enhance their navigability by dredging, stabilizing riverbanks and building dams and barrages for regulating the flow of water. ठीक है, फॉलोइंग वाटरवेज जो है वो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट हाईवेज ऑफ कॉमर्स है। इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बस रीडिंग कर लेंगे हल्की सी एक, और जो यहाँ पर साइड में मैप्स दिए हैं वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि द राइन वाटरवे है। द राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर्स फ्रॉम रॉटरडैम एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड्स टू बेजल इन द स्विट्जरलैंड। ये आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पर रॉटरडैम है और यहाँ नीचे जो स्विट्जरलैंड में बेजल है ये है। इसके बीच में ये जो रास्ता है पूरा का पूरा राइन वाटरवे है। ठीक है, oceans going vessels can reach up to Cologne. The Ruhr River joins the Rhine from the east. It flows through a rich coal field and the whole basin has become a prosperous manufacturing area. एक बार हमने एक चैप्टर में इसमें रूर रीजन की बात की भी है। ठीक है, रूर इंडस्ट्रियल रीजन हमने बात की है, जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह पहले से स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी, उसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। Düsseldorf is a Rhine port for this region. Huge tonnage moves along the stretch south of the Ruhr. This waterway is the world's most heavily used. Each year, more than 20,000 ocean-going ships and 2 lakh inland vessels exchange their cargoes. It connects the industrial areas of Switzerland, Germany, France, Belgium and the Netherlands with the North Atlantic Sea route. ये इनके साथ जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला दिया गया है द वोल्गा वाटरवे। वोल्गा वाटरवे आपका कहां पर है? देखिए, रशिया हैज दी, सॉरी यहां पर नीचे एक रह गया, पहले इसको कवर कर लेते हैं। डेन्यूब वाटरवे। This important inland waterway serves ईस्टर्न यूरोप। ये ईस्टर्न यूरोप को सर्व करता है। यहां पर डेन्यूब रिवर बहुत फेमस है। डेन्यूब रिवर rises in the Black Forest and flows eastwards through many countries. It is navigable up to the Torna Severin. The chief export items जो यहां से होते हैं they are wheat, maize, timber and machinery. ठीक है, अगला आपका दिया गया है वोल्गा वाटरवे। Russia has a large number of developed waterways, of which Volga is one of the most important. ठीक है, ये नेविगेबल वाटरवे प्रोवाइड करता है ऑफ 11,200 किलोमीटर एंड ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। द वोल्गा मॉस्को कैनाल कनेक्ट्स इट विद द मॉस्को रीजन एंड द वोल्गा डोन कैनाल विद द ब्लैक सी। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट द ग्रेट लेक्स। ये ग्रेट लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट लेक्स दैट इज सेंट लॉरेंस सीवे।
द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन कौन से हैं? सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी एंड इंटेरियो आर कनेक्टेड बाय सू कैनाल एंड वेलांड कैनाल टू फॉर्म एन इनलैंड वाटरवे. द एस्चुरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर अलॉन्ग विद द ग्रेट लेक्स फॉर्म अ यूनिक कमर्शियल वाटरवे इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका. कहां पर है ये थोड़ा सा आप मैप में देख सकते हैं. मेरी नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप देखेंगे तो आपको ये जो लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स, ये आपको बड़े आसानी से वहां पर दिख जाएंगे. ठीक है. द पोर्ट्स ऑन दिस रूट लाइक डुलुथ एंड बफेलो आर इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज ऑफ ओशियन पोर्ट्स. As large ocean going vessels are able to navigate up the river deep inside the continent to Montreal, but here goods have to be transshipped to smaller vessels due to the presence of rapids. यहां पर rapids होते हैं, इसकी वजह से जो बड़े शिप्स हैं वो यहां से पास नहीं कर सकते और बड़े शिप्स का जो सामान है उनको स्मॉल वेसल्स में ट्रांसफर करना पड़ता है. कैनाल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अप टू 3.5 मीटर डीप टू अवॉइड दीज. ठीक है, इस तरीके से कैनाल यहां पर भी बनाई जा रही है. इसके बाद यहां पर लास्ट दिया गया है, दैट इज योर द मिसिसिपी वाटरवे. द मिसिसिपी ओहायो वाटरवे कनेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ. आप इसको जो मिसिसिपी रिवर है उसको फाइंड कीजिएगा साउथ में, जो आपका नॉर्थ अमेरिका जो यूएस वाला पार्ट है और उसके नीचे जो आपका मैक्सिको वाला पार्ट है वहां पर. ठीक है, विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ लार्ज स्टीमर्स कैन गो थ्रू दिस रूट अप टू मिनियापोलिस. ठीक है, तो यहां पर हमने कवर कर लिया वाटर ट्रांसपोर्ट को. अब हमारा एक लास्ट पार्ट इस चैप्टर का और बचा हुआ है, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट और थोड़ा सा कम्युनिकेशन का. उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. कंसेप्ट जो मैंने स्पेशली आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स का कंसेप्ट आपको समझाया, सुएज कैनाल के बारे में समझाया, पनामा कैनाल में स्पेशली जो लॉक सिस्टम समझाया, मुझे लगता है कि वो कंसेप्ट आपको चीजें जिस तरीके से पढ़ाई जा रही हैं इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर पसंद आ रही होंगी. अगर आ रही है तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए चीजों को. सभी लोगों को ये हेल्प मिलनी चाहिए. और फिर से मैं आप लोगों से वही बात बोलूंगा कि अगर कोई आपको डाउट है, कोई कमेंट है, कोई भी फीडबैक है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर लिखिए. और अगर कोई ऐसी बात है जो आप हमसे पर्सनली कहना चाहते हैं तो वो आप हमारी ईमेल आईडी पर भी हमसे शेयर कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज okul.co@gmail.com. यहां पर भी आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी और सारी बातों का रिप्लाई किया जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा करिए. बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल है, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं. और फिर से मैं आप लोगों से एक बार वही एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए. ये सब आप लोगों के लिए फायदा होगा और भी बहुत सारे लोगों का आप इससे फायदा करेंगे. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में. बहुत जल्द इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे. तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.